हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सागर तिवारी, हमारे साथ अभिषेक तिवारी। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैदिक काल जो टाइम पीरियड है, पहली बात तो वो एक लिखित हमें इसमें जानकारी मिलती है। वैदिक काल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय वेद जो रचनाएं थीं वो हमें प्राप्त होती हैं। वेद जो कि संस्कृत भाषा में लिखा जाता था, यानी कि इसको अगर हम देखें तो हिस्ट्री में इसको रखेंगे। यानी एक होता है प्री हिस्ट्री, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, फिर आदि ऐतिहासिक काल, यानी ऐसा काल जिसमें हमें लिखित जानकारी मिलती तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन वैदिक काल जो है वो ऐसा काल है जिसमें लिखित जानकारी भी मिली है और उसको पढ़ा भी जा सका है। तो इसको हम कहेंगे एक तरीके से ऐतिहासिक काल, हम इसको कह सकते हैं हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास। तो वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शुरू होती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आज से लगभग लगभग 4,500 साल पहले से लेकर के 3.9 ईयर्स एगो तक जो है वो लगभग चलती है। इतने मोटी मोटा इसके अलग अलग टाइम पीरियड मिलते हैं, लेकिन हम मान सकते हैं कि 4,500 से लेकर के 3,500 साल के बीच में जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो जब वो ख़त्म हुई तो उसके बाद से उस क्षेत्र से लोग पलायन करके चले आए। जैसे कि यहाँ मैप में अगर हम दिखाएं, सिंधु घाटी सभ्यता पहले जो विकसित थे वो इस वाले एरिया में विकसित थे, जहाँ से ये सिंधु नदी जाती थी। फिर उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सब मिलती थी। तो इसके किनारे जो सभ्यता विकसित थे वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जब इसका कई कारणों से विनाश हो गया, लोग इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर सिंधु जो नदी है इसमें बाढ़ आ गई थी, तो उसके आसपास के जो मोहनजोदाड़ो हैं, ये सभ्यताएँ, ये सब जो शहर हैं ये नष्ट हो गए। कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया था इसलिए कुछ शहर जो हैं वो नष्ट हो गए। कुछ कहते हैं कि सूखा पड़ गया था इस कारण से, बाढ़ हो गया इस कारण से। तो अलग अलग कारण होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इधर सेंट्रल एशिया से जो है आर्य लोगों का आक्रमण हो गया था। आर्य वही जो वैदिक पीरियड में भारत में रहने वाले लोग थे उनको आर्य कहते थे। तो आर्यों का आक्रमण हो गया, सेंट्रल एशियाई कबीलाई लोग थे ये। तो इसके कारण से ये लोग भाग करके इस तरफ चले आए। तो अलग अलग बातें हैं। वैदिक पीरियड में जो लोग रहे वो मुख्य रूप से इस वाले क्षेत्र से भाग करके यहाँ पे जो गंगा यमुना का मैदान है इस क्षेत्र में बसे, और कुछ संख्या हम कह लें कि ये जो विंध्य पर्वत श्रेणी, यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी, तो इसके आसपास के क्षेत्र में भी बसे, नर्मदा नदी घाटी में, यहाँ सब। तो पहले देख लें वैदिक काल जो है वो कितने तरीके से इसको बांटते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है। तो आज से लगभग 2500 साल पहले से लेकर के 25 या 3500 साल पहले से लेकर के आज से कह लें 2600 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड है वो है वैदिक काल का। यानी 1500 BC टू 600 BC। 1500 BC मतलब कि आज से 3500 साल पहले, यानी 3,500 साल पहले से लेकर के आज से 26 साल पहले, यानी कि 2.6 थाउजेंड ईयर्स एगो के बीच में जो है वो है वैदिक काल। इसको डिवाइड करें तो दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड लगभग कितना रहा है, तो वो कह लें 9-6-15, यानी कि लगभग 900 सालों तक ये वैदिक पीरियड रहा है। इसके अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक जो बोलते हैं ऋग वैदिक काल, क्योंकि ये ऐसा काल है जिसमें केवल एक वेद की रचना की गई थी, जिसको ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं, जिसमें से 1500 BC से 1000 BC के बीच में सिर्फ ऋग्वेद का हमें वर्णन मिलता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल। इसके बाद अन्य जो वेद हैं उसको लिखे गए, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा बना, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद बना। फिर उसके बाद के जो वेद बने तो उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 साल 1000 BC से लेकर के 600 BC तक चला था। तो सबसे ज़्यादा कौन सा काल चला इसमें से, ये 500 सालों तक चला था और ये वाला 400 सालों तक चला था। तो ऋग्वैदिक काल ज़्यादा लंबा था। ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था, तो ये मुख्य रूप से पशुपालन जो है इस पर निर्भर थे। उत्तर वैदिक काल में लोग खेती करने पे ज़्यादा निर्भर हो गए थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। उसको हम आगे देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले हम अभिषेक तिवारी से समझते हैं कि पहले ऋग्वैदिक कालीन में आर्य समाज कैसा था। ऋग मतलब पहले तो जान लें आर्य का अर्थ क्या होता है। आर्य का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ।
तो हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृत का विकास हुआ, जिसमें आर्य समाज की स्थापना हुई। और कुछ लोग का मानना है कि आर्य यहीं के मूलतः भारत निवासी थे, और कुछ इतिहासकार का मानना है कि आर्य बाहर से आए थे, इंडोनेशियाई थे, क्योंकि इनकी भाषा ऐसी ही थी, इंडोनेशियाई भाषा यूज़ करते थे, सेंट्रल एशियाई भाषा। तो हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो वेद मतलब पहले जान ले, वेद मतलब होता है जानना, वेद मतलब जानना होता है। तो आर्य पशुपालक थे और ये वेदों के लेखन करते थे, राजनीतिक व्यवस्था इनकी थी। तो हम समझते हैं कि आर्य के बारे में, वेद के बारे में थोड़ा। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो सबसे प्राचीन अगर कोई वेद है तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं और संबोधित प्रार्थनाएं आती हैं। प्रार्थनाओं को हम ऋचा कहते हैं। ऋचा मतलब जैसे होता नहीं है कि मंत्र पढ़ना, उसमें होता है। तो ऋचा में 10,462 मंत्र हैं और 1028 सूक्त। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हमारे ऋग्वेद से ही लिया गया है, जिसका धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। और सामवेद संगीत में जो सप्त स्वर हैं, सा रे गा मा पा, वो हमारा सामवेद से लिया गया है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र होता है, जो जादू टोना करते हैं, ये सब होता है। और उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में अगर कंपैरिजन टू ऋग वैदिक काल करें तो बहुत कुछ चेंज होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले जान ले ऋग वैदिक काल कब से कब तक चला था। तो सबसे पुराना काल ऋग वैदिक काल है, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व चला था। तो हम लोग आर्यों के आर्य लोग कैसे रहते थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आर्य कबीलों में रहते थे, जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और कबीलों का मुखिया जो होता था, जैसे उसे मुखियों का जन कहा जाता था। ये पहले पूर्वजन, यदुजन, तुर्वशजन होते थे, भरतजन होते थे। इनका उल्लेख ऋग वैदिक काल में मिलता है। ऋग वैदिक काल की एक किताब आती है, उसमें मिलता है। तो जो आर्य होते थे, मतलब आर्य का समाज जो होता था वो इकाइयों में बटा था, जैसे जन, विश, ग्राम, कुलप और गृहपति। तो एक जन में कई विश होते हैं। विश का मतलब होता है विशपति, जैसे आज के टाइम पे मुख्यमंत्री समझ लीजिए। और जन का मतलब होता है राजा। राजा मतलब हमारे मोदी जी के जैसे समझ लीजिए, जो एक देश को कंट्रोल करते हैं। उस हिसाब से वहाँ कई कबीलों को मिल के जो बनता था उसे हम लोग विश कहते थे। तो कई विशों को जो मतलब देखभाल करता था उसको राजा कहते थे। और राजा जन का मालिक होता था। और जो बहुत ग्राम मिलके बनते थे विश। तो ग्राम का मालिक ग्रामीणी होता था, विश का मालिक विशपति होता था, जन का मालिक राजा होता था। और अपने घर का मुखिया कुलप, घर का मुखिया जैसे कुल या गृह हो गया, तो उनमें कुलप और गृहपति कहते हैं। और जब यही मतलब जन अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए और मतलब कई कबीलों में जब बट गए, तो ये जन से जनपद बन गए। और हम लोग राजा के वैदिक काल में राजा मतलब जन का प्रमुख राजा होता था। तो उत्तर वैदिक काल में एक सभा जुटाई जाती थी। जैसे कोई राजा कोई गलत काम कर रहा है, उस पर नियंत्रण करने के लिए सभा और समिति नाम 2 संस्थाएं बनती थी, जिसमें कुछ 70 से 80 लोग होते थे। और उसमें 5-6 लोग खास होते थे, जिनके पास अनुभव होता था और पढ़े लिखे होते थे, बुजुर्ग होते थे, शक्ति, योगदान, ये सब होता था। और उसमें से कुछ लोग के पास जैसे ये सब नहीं होके, तब के ज़माने में उनके पास घोड़ा, गाय या रथ ये सब होता था, तो उनको वो विशेष स्थान मिलता था जो राजा के समक्ष बैठना होता था। तो आर्य पशुपालक थे।
वेदों का लेखन यहीं से शुरू हुआ था। वेदों के लेखन में हो गया जैसे रामायण, महाभारत। महाभारत सबसे मतलब बड़ा ग्रंथ माना जाता है। राजनीति व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी थी इन लोग की। थोड़ा राजनीति व्यवस्था में तो ठीक है, धन्यवाद अभिषेक जी। तो कुछ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम फिर से रिकॉल कर लें कि आर्य का समाज कैसा था। तो आर्य पशुपालक थे। आर्य का मतलब क्या होता है, जो लोग आर्यवर्त वाले हिस्से में रहते थे उनको आर्य कहते थे। सिंपल सी बात, आर्य कौन थे, तो जो आर्यवर्त में रहते थे उनको आर्य कहते थे। अब यहाँ पे जो ज्योग्राफिक लोकेशन है इस पर हम समझ लें कि आर्यवर्त क्या होता है। तो सबसे पहले आर्यवर्त में एक हिस्सा शामिल होता है, ये वाला हिस्सा शामिल होता है। और हम अगर टू बी एग्जैक्ट बनाएं तो ये जो हिस्सा है ये आर्यवर्त का एक हिस्सा हो गया, जिसमें 7 प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती। तो और इनके कुछ उपनाम भी हैं जो आज के समय में या पहले के समय में जाना जाता है। तो जैसे कि झेलम को कहते थे विस्तता कहते थे, व्यास को विपाशा, चिनाब, अस्कनी, सतलज, शत्रुदी, रावी, परुसुनी, सिंधु, सिंध, गंडक, सदानीरा, सरस्वती। घग्गर। सरस्वती आज विलुप्त हो चुकी है। पहले ये प्रयाग में, आज मतलब इलाहाबाद में इनका सरस्वती और गंगा यमुना का संगम हुआ करता था, परंतु आज ये विलुप्त हो चुकी है। वहाँ पे आप जाएंगे तो पहले आपको दिख जाता था, गंगा का पानी इतना साफ़ हुआ करता था कि वो समझ में आ जाता था, लेकिन अब हम ही लोगों ने बहुत गंदा कर दिया, इसलिए वहाँ का पानी अब प्रदूषित हो गया है। तो आर्यवर्त क्या है, तो आर्यवर्त में एक हिस्सा हमने समझा जिसमें सप्त सैंधव प्रदेश आता है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं सप्त सैंधव। दूसरा क्षेत्र है जिसको बोलते हैं ब्रह्मर्षि। दूसरा क्षेत्र है जिसको बोलते हैं ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त इसी के किनारे, ये जो गंगा यमुना का क्षेत्र है ये इसको बोलते हैं दिल्ली, इसको बोलते हैं दिल्ली। तो जो दिल्ली वाला इलाका है यहाँ पे इसी कहते हैं ब्रह्मवर्त। और यहाँ से दिल्ली के बगल से 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, एक गंगा और दूसरी यमुना। तो गंगा और यमुना के बीच का ये जो दोआब क्षेत्र है इसको बोलते थे ब्रह्मर्षि। तो एक हो गया सप्त सैंधव, एक हो गया दिल्ली, एक हो गया ब्रह्मर्षि, ये वाला। और इसके अलावा जो आर्यवर्त था उसमें एक चीज़ और शामिल था। यहाँ गुजरात के नीचे से एक श्रेणी जाती है जिसको कहते हैं विंध्य श्रेणी। विंध्य वह श्रेणी है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से फिजिकली अलग करती है। तो इस विंध्य के उत्तर में ये सारे क्षेत्र मिला करके इसी को कहते थे आर्यवर्त। यानी आर्यवर्त में शामिल क्या क्या है, 3 क्षेत्र, एक सप्त सिंधु, दूसरा ब्रह्मर्षि और तीसरा ब्रह्मवर्त। तो ये ब्रह्मवर्त मतलब दिल्ली और ब्रह्मर्षि मतलब गंगा यमुना दोआब, सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों की भूमि। तो ये मिला करके कहलाते हैं सम्मिलित रूप से आर्यवर्त। और विंध्य के दक्षिण में यहाँ पे ये जो विंध्य श्रेणी है, इस विंध्य श्रेणी के दक्षिण में जो इलाके थे इन सबको कहते थे दक्षिणपथ। दक्षिणपथ मतलब दक्षिण की ओर जाने वाला पथ। विंध्याचल पर्वत की दक्षिण की ओर जाने वाला पथ। तो ये है आर्य उस समय पशुपालक थे। कब, जैसे अगर हम ऋग्वैदिक काल में देखें तो ऋग्वैदिक काल में आर्य कैसे थे, पशुपालक थे। गायों का बहुत ज़्यादा महत्व था। गायों का इतना ज़्यादा महत्व था कि वो बार्टर व्यवस्था, युद्ध भी करते थे गायों के लिए, युद्ध भी कर लेते थे। और जो वस्तु विनिमय होता है बार्टर व्यवस्था, उसके लिए भी गाय का प्रयोग करते थे। और किसी भी व्यक्ति की हैसियत जानने के लिए उसके यहाँ पे कितने गाय बैल बंधे हुए हैं इससे अंदाज़ा लगाया जाता था उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में। अगला वेदों का लेखन किया गया इसमें, इसीलिए इसको वैदिक काल कहा ही जाता है। लेकिन इस वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है, उनके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी कला, धर्म, समाज की जानकारी मिलती है। तो एक एक करके हम देख लें कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कला, धर्म, समाज की जानकारी कैसी
हमें क्या उसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देख लें राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है। सबसे ऊपर जो पूरा आर्यवर्त था उसमें कई सारे छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीले। तो हम कोई एक कबीला ले लें, जैसे ये एक कबीला ले लिया जो कि आर्यवर्त के किसी हिस्से में कबीला है। तो इस पूरे कबीले का जो मुखिया है उसी कहते थे राजन, उसी कहते थे राजन। इस पूरे कबीले को कई सारे विश्व में बांट देते थे। मान लीजिए 4 विश्व में बांट दिया, तो इस विश्व का जो मालिक होता था, मतलब उसका जो कंट्रोलर होता था, उसको कहते थे विश्वपति। और फिर हर एक विश्व कई ग्रामों में बटा हुआ था, कई ग्रामों में बटा था। तो हर ग्राम के मुखिया कहते थे ग्रामीण। फिर हर गांव कई घर में बटा हुआ था, घर या गृह कह लें या कुल। तो हर एक कुल के जो कंट्रोलर है उसको कुलप या गृह कह लें, तो उसके कंट्रोलर को गृहपति। इस तरीके से था। यानी कि वैदिक काल में समाज की या राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई थी कुल या गृह, यानी कि ग्राम नहीं थी। अक्सर करके देखें किसी भी समय में तो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। आज भी ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन वैदिक कालीन समाज में कुल या गृह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो ये हमने देख लिया इसकी राजनीतिक व्यवस्था। फिर अगला पॉइंट है कला। तो कला में क्या था? अगर वैदिक उसमें ऋग्वेद में देखें तो उसमें कला का उतना विकास हम नहीं देख सकते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसमें शहरी सभ्यता थी, तो कला जो शिल्प कला है ये सारी विकसित थी, स्थापत्य कला ये सब विकसित थे। लेकिन चूँकि वैदिक कालीन समाज एक ग्रामीण समाज था, इसलिए उसमें कलाओं को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। घर भी जो होते थे वो हट के जो सूखे घास होते हैं उसके बनते थे, इसलिए उसमें कलाओं का बहुत ज़्यादा हम वो नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब लोहे की खोज हो गई उत्तर वैदिक काल में, तो लोहे से कुछ औजार वगैरह बनने लगे, तो वहाँ से हम शिल्प कला थोड़ी थोड़ी देख सकते हैं। नहीं तो कला का बहुत ज़्यादा योगदान हम उसमें नहीं देख सकते। धर्म कैसा था? तो धर्म में वो बहुत कुछ देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे यहाँ पे देखें वैदिक ऋग्वेद में देवता को संबोधित करने के लिए प्रार्थनाएं थी, तो यानी कि उस समय धर्म था। और उस प्रार्थना को ऋचा यानी कि मंत्र कहते थे। तो 10,462 मंत्र थे। ऋग्वेद 1028 सूक्तों में विभक्त था। सूक्त मतलब होता है सुंदर उक्तियाँ। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जाने तो ये 10 भागों में बटा हुआ था। हर भाग को मंडल कहते थे। ऋग्वेद 10 भागों में बटा हुआ था। और यही जो 10वां भाग है, 10वें भाग के पुरुष सूक्त में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण व्यवस्था है इसका उल्लेख भी हमें मिलता है। और फिर गायत्री मंत्र जो है वो इसी ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का संबंध जो है वो सूर्य देवता से संबंधित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित एक मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वहा वाला जो मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। इनको सूर्य देवता को सावित्री भी कहते थे। और इसकी रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने इसको लिखा है। तो गायत्री मंत्र 3रे मंडल में है। 9वें मंडल में, चूँकि 10 मंडल है तो उसमें 9वां मंडल में भगवान सोम की चर्चा की गई है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं। उन हस्तलिखित ऋचाओं को कहते थे खिल। और ये जो सोम देवता थे वो जंगल के देवता थे। जंगल से सोमरस प्राप्त किया जाता है, तो ये जंगल से। फिर आगे अगर देवता का नाम देखें तो ऋग्वेद में इंद्र के बारे में डिस्कशन 250 बार किया गया है और अग्नि के बारे में 200 बार किया गया है। गाय को भी बहुत ज़्यादा पूज्यवान मानते थे और गाय को ऋग्वेद में अघन्य शब्द कहा गया है, जिसका वध न किया जा सके। अघन्य मतलब होता है जिसका वध ना किया जा सके।
और यज्ञ भी करते थे ऋग्वेद वैदिक काल में। यज्ञ तीन प्रकार का यज्ञ करते थे। वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजश्रेय यज्ञ। जब राजा युद्ध में जीतने के बाद राजश्रेय यज्ञ करता था, और युद्ध करने की प्रेरणा से अश्वमेध यज्ञ करता था। और जब वाजपेय यज्ञ होता था तो मतलब राजा सर्वत्र जगह जीत चुका है। उसके बाद देवता, इनमें कुछ प्रमुख देवता थे। इंद्र सबसे प्रिय देवता थे, क्योंकि इनकी पूजा करने से उन्हें युद्ध जीतने की शक्ति प्राप्त होती थी। और अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता और सोम देवता भी इनमें शामिल, मतलब इनकी पूजा वो करते थे। और जी, अब आगे कुछ और पॉइंट देखें। यजुर्वेद जो है उसमें गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद की रचना की गई है। तो कौन से वेद में गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो वो है यजुर्वेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और सामवेद में जो सप्तवर्ण हैं, सारे गामा पा धा नी सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, तो इसका उल्लेख मिलता है सामवेद में। और पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि माना जाता है। तो अथर्ववेद का प्रतिनिधि कौन है? तो वो है पृथ्वी सूक्त। राजा जब कोई भी अपना काम करता था, कोई डिसीजन लेता था, तो गांव के स्तर पर सभा समिति नाम की संस्था होती थी, जो वहाँ के वरिष्ठ लोगों का एक समूह होता था। तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति की दो पुत्रियां कौन है? सभा, समिति। ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव होता था। शुरुआत में जो सभा थी, सभा समिति, वह राजा को चुनाव करती थे। सभा आम लोगों की मीटिंग होती थी, और जो समिति है उसमें वरिष्ठ लोग, जो मतलब एक विशेष क्लास के लोग जो हैं, वो बैठ कर के मीटिंग करते थे। तो समिति थी आज की समझ लीजिए राज्यसभा, और सभा थी आज की समझ लीजिए लोकसभा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, और लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। तो ऋग्वेद काल में राजा का चुनाव होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चुनाव वाली परंपरा बंद हो गई। अब वंशानुगत हो गया था, हेरिडेटरी, जिसको बोलते हैं पिता से पुत्र की ओर संपत्ति का गमन। तो ये हायरार्की देख लें फिर से, तो सबसे ऊपर जन, जो एक कबीले के मालिक, जिसको राजन कहते थे, इसका काम था मुख्य रूप से जन रक्षक, यानी लोगों की रक्षा करना। और इसके लिए उसको पूंजी भी चाहिए, धन चाहिए। तो वो क्या लेता था? वो बलि लेता था। बलि मतलब यहाँ वध से नहीं है, बलि मतलब उपहार, गिफ्ट से है। गिफ्ट में वो अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, घोड़ा और गाय, ये सारी चीज़ें लेता था, और उससे कोई भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम करते थे। उसके नीचे विश, जिसका मुखिया विशपति, उसके नीचे ग्राम का मुखिया ग्रामणी, कुलगृह का मुखिया कुलप गृहपति। इंद्र जो है वो युद्ध के देवता माने जाते थे, और ये सबसे प्रिय देवता थे, क्योंकि युद्ध में जितवाते थे। समाज, ऋग्वेद काल में समाज जो है 3 भागों में बटा हुआ था। जो लोगों की रक्षा करता था राजा, जो यज्ञ वगैरह करवाते थे वो पुरोहित, और जो बाकी सारी जनता है, जो सेवक है या एक कह लें कि पशुपालन करती है, वो सब कहलाते थे अन्य जनता में आ जाते थे। यानी विभाजन जो था वो व्यवसाय पर आधारित था, यानी कठिन व्यवस्था नहीं थी उस समय। वैदिक कालीन समाज जो है उसका आधार परिवार था। परिवार का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य होता था उसी कहते थे मुखिया, जिसको कुलप या गृहपति भी कह सकते हैं। शुरू में आर्य जो है इन्हीं 3 हिस्सों में डिवाइडेड थे, राजा, पुरोहित और अन्य जन, और ये विभाजन व्यवसाय के आधार पर किया गया था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाने लगे, फिर जो युद्ध करते थे क्षत्रिय, फिर जो व्यापार करते थे वैश्य, बाद में शूद्र नाम का चौथा वर्ण भी मिल जाता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए जाते हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है उसको हम देख सकते हैं, जो मतलब कठोर हो गया था, फिर वंशानुगत हो गया था, वो सारी व्यवस्थाएं हमें मिलती हैं किसमें? उत्तर वैदिक समाज में। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई,
अब जो काम है वो रुचि के आधार पर नहीं होकर के पिता के कार्य के आधार पर हो गया था। तो ऋग्वेद में वंशानुगत नहीं था और उत्तर वेद में वंशानुगत हो गया था। अब काम जो है रुचि के आधार पर नहीं होता था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में पिता का काम है वही व्यवसाय उसको चुनना पड़ता था। हाँ, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। कब वो कर सकता था? ऋग्वैदिक काल में अगर योग्यता है तो वो अन्य व्यक्ति से राजा भी बन सकता है, पुरोहित भी बन सकता है, पुरोहित वाला राजा बन सकता है, या ये बन सकता है, ऐसे वाइस वर्सा। लेकिन बाद में अगर राजा है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसी व्यवस्था हो गई थी। अब देखें समाज कैसा था, तो यहाँ चित्र से जो वैदिक कालीन समाज है वो ग्रामीण व्यवस्था थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। और यहाँ पे देखें तो ब्राह्मण लोग यज्ञ करवाते थे। ब्राह्मण लोगों का मुख्य काम था यज्ञ करवाना, पढ़ाना, ये सारे काम करना। पुरोहित कहलाते थे पहले और बाद में कहलाने लगे ब्राह्मण। और ये जो घोड़ा लेकर खड़े हैं, ये तलवार, तो ये हो गया क्षत्रिय। घोड़े का जो यूज़ है वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है, लेकिन वैदिक कालीन समाज में घोड़े का यूज़ मिलता है। और जो सिरस्त्राण होता है, यानी कि हेलमेट, उसका यूज हमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता, लेकिन वैदिक कालीन समाज में हमें हेलमेट का यूज़ मिलता है, क्योंकि युद्ध लड़ते थे अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे और उस समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। वो कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है, या ताम्र के बाद की और कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन ये इस समय लोहे का आविष्कार हो गया था, मतलब खोज हो गया था, आविष्कार नहीं, खोज हो गया था। तो वो उससे तलवार बनाते थे, हल बनाते थे, जिससे उनकी खेती का उत्पादन भी बढ़ गया था और वो युद्ध वगैरह लड़ते थे। अगला पॉइंट है, बाद में जो वर्ड हैं वो 4 भागों में बढ़ गए थे, और जो कि इंटरचेंजेबल पहले तो थे लेकिन बाद में इंटरचेंजेबल नहीं रह गया था, यानी कि जो पिता है उसी को अपनाना पड़ता था व्यवसाय को। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। कब प्राप्त था? तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में। लेकिन उत्तर वेद में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे घटती चली गई। पढ़ाई वाला जो काम होता था वो पुरुष बच्चे ही अक्सर करते थे, मतलब लड़के करते थे। यहाँ पे देखें तो ये शिक्षा जो है उसमें गुरुकुल पद्धति थी, जिसमें एक ऊंचे आसन पे जो है टीचर बैठते थे, उनके नीचे स्टूडेंट्स बैठते थे। और ये इनको मुख्य रूप से ज्योतिष, भूगोल, जो ये एस्ट्रोलॉजी है, फिर सैन्य विज्ञान, गणित, इन सब के शिक्षा देते थे। ज्यामिति की भी, सैन्य विज्ञान, शिल्प, इन सब की शिक्षा देते थे। और शिक्षा कैसे देते थे? जैसे इधर वेद है तो उस समय छपाई वाली व्यवस्था नहीं थी, तो ये मौखिक रूप से अपने जो नॉलेज है उसको डिलीवर करते थे और ये उसको याद करते थे। और ऐसे ही ज्ञान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाती थी। तो ये है गुरुकुल व्यवस्था। फिर आश्रम व्यवस्था भी थी। आश्रम व्यवस्था में क्या था कि 4 प्रकार के आश्रम थे, जिसमें ब्रह्मचर्य, फिर ब्रह्मचर्य, और दूसरा गृहस्थ, वानप्रस्थ, और लास्ट में संन्यास आश्रम। ये 25-25 सालों का इसका डिवीज़न था, यानी शुरुआत के 25 साल ब्रह्मचर्य, जिसमें शिक्षा करेंगे, गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई लिखाई करेंगे। फिर 25 साल अगला गृहस्थ आश्रम, जिसमें वो अपना जो भी उनको पेशा मिलेगा है, उसके पिता से जो भी मिलेगा उसको करना पड़ता था, अपने परिवार चलाना पड़ता था, अपने कर्तव्य करने पड़ते थे। और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें वो वन की ओर प्रस्थान करने का कहने की व्रत लेते थे। और लास्ट में संन्यास आश्रम की सारी अपनी चीज़ों को छोड़ करके, त्याग करके जंगल में चले जाते थे। तो 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था। आर्यों की भाषा कैसी थी? तो आर्यों की भाषा इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के सदस्य थे। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार मतलब कि इंडियन वाली लैंग्वेज और यूरोप वाली लैंग्वेज, दोनों का मिक्सचर। जैसे जब कोई क्षेत्र होता है तो उसमें जो संस्कृति होती है वो मिलती है, जिसको बोलते हैं मिली जुली संस्कृति, कंपोजिट कल्चर।
तो इस वाले क्षेत्र की जो भाषाएं थीं और इस वाले क्षेत्र की जो भाषाएं थीं, इसका मिलन कहाँ पर होगा? इस वाले क्षेत्र में। तो यहाँ की जो भाषा होगी इसको कहेंगे इंडो यूरोपीय भाषा। यानी जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे इस तरफ के बहुत सारी चीज़ हमें यहाँ पे मिलेंगी और भाषा में घाल मेल हमें उसमें मिलेगा। एग्ज़ाम्पल में मिक्सचर मिलेगा। एग्ज़ाम्पल में जैसे अगर हम लें सबसे पहले इस तरफ गंगा घाटी में, यहाँ पे एक शब्द है जिसको संस्कृत में कहते थे पितृ, लेकिन फिर और इधर जाएंगे फारस की खाड़ी इस तरफ क्षेत्र में तो उसको कहते थे पिदर। फिर और उधर जाएंगे इटली वाले सब एरिया में और यूरोप में तो उसको पादर पाटर कहते थे। फिर और यूरोप में जाएंगे वेस्ट में तो उसको फादर कहते थे। तो इस तरीके से पितृ, पिदर, पाटर, फादर, इसमें हमें एक शब्द का वो मिलता है तो इसको कहते हैं इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। तो ये भाषा परिवार उनके थे। शिक्षा वो गुरुकुल में जाकर के करते थे और शुरुआती ऋग्वैदिक कालीन समाज, ऋग्वेद का जो समाज था वो पशुपालक था और बाद का समाज जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो गया था। और कौन कौन सी फसलें उगाते थे मुख्य रूप से? तो उसमें गेहूँ, जौ, धान, दाल, ये सारी फसलें उगाते थे और इनको जो है अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जो फसलें हैं उस समय का कुछ और नाम था, वर्तमान में इसका कुछ और नाम है। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट बनाया है हमने, यहाँ लास्ट में ये है। जौ को यौ कहते थे, अभी आज जैसे घी कहते हैं उसमें घृत, फिर आज जैसे मक्खन कहते हैं उसे नवनीत कहते हैं थे उस समय। आज गेहूँ तो उस समय का गोधूम, आज के चावल तो उस समय का ब्रीही। तो ये पुराने नाम हैं। ये सारी खेती जो है वो कब की देन है? तो उत्तर वैदिक कालीन समाज की है, जिसको लेटर वैदिक पीरियड कह सकते हैं। अब लास्ट में कंपैरेटिव अध्ययन थोड़ा सा देख लें। प्री वैदिक पीरियड में यानी कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में जीवन जो है गतिशील था, राजा, पुरोहित, अन्य व्यक्ति में बटा हुआ था, तो वो इंटरचेंजेबल था। लेकिन बाद में जो है वो अस्थायी हो गई थी। राजा का पद वंशानुगत नहीं था, सभा समिति उनको मुख्य रूप से सभा जो है अपने राजा का चुनाव करती थी, लेकिन बाद में वो वंशानुगत हो गया था। ऋग्वेद के समय में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उत्तर वेद में वर्ण व्यवस्था बन गई और कठोर व्यवस्था बन गई थी। मुख्य व्यवसाय प्री वेद में पशुपालन था, लेकिन उत्तर वेद में कृषि बन गया। और प्री वेद में चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ, लेकिन बाद में जो है लिखा जाने लगा था संस्कृत भाषा में। तो ये है दोनों में तुलनात्मक अध्ययन। अब इन सारे के बाद अभिषेक से एक छोटी सी टिप्पणी इस पे कंक्लूजन। तो पूरा अगर देख लें तो जो लोहे की खोज है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा था, परंतु कागज की खोज अभी हुई नहीं थी। तो हम लोग इसे किसी कपड़े पे या सॉटन की जैसे कपड़े पे लिख कर उसे बांस पे लपेट कर पढ़ाई करते थे। और ब्राह्मण ग्रंथ इनकी रचना यज्ञ के विधान तथा मतलब यज्ञ के विधान के चरण उस पे करते थे। वेद को अपने ब्राह्मण ग्रंथ मानते थे ये लोग। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 होती थी। भारत का जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और कुछ दर्शन शास्त्रियों के नाम जानते हैं, जिसे षष्ठ दर्शन कहा जाता था। न्याय दर्शन के लेखक गौतम जी थे। सांख्य दर्शन कपिल, योग के पतंजलि और वैशेषिक के कनाड, उत्तर मीमांसा के वादरायण थे और पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। और कुछ चीज़ें शिल्प में जैसे बनाते थे ये आर्य लोग, तो उसमें था
ऊन काटना था, घोड़े से रथ जोतना था, लकड़ी से वस्तुएं बनाना था, मिट्टी के बर्तन, और से धातु कर्म, और धातु को अयस्क कहते थे। लोहे को ये लोग श्याम अयस्क कहते थे। और कान फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में सूर्य, आर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। आप देख लें कुछ भारतीय इतिहास के कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन जिसको आप फटाफट नोट कर सकते हैं। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य का शासक देवराय प्रथम के समय में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी आया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी जो था वो अफगान शासक था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुलाब्दीन को कहा जाता है। जैनुलाब्दीन कश्मीर का अकबर। किसके द्वारा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया था? रामानंद के द्वारा। दीन-ए इलाही धर्म का संबंध मुगल वंश के किस शासक से है? शाहजहां के। अकबर से है। तो अकबर ने जो है दीन-ए इलाही धर्म को लेकर के आया था, जिसमें सबसे पहला हिंदू शामिल होता बीरबल। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां। हाँ, तो उसने लाल किला, जामा मस्जिद को तो ये अपना ताजमहल ये सब बनवाए थे, इसलिए उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। किसको? शाहजहां को। आश्चर्यों में से एक है। 7 आश्चर्यों में से एक है, 7 वंडर में से एक है ताजमहल। लेकिन अगर कहें कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो वो कह सकते हैं हम, वो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का विकास खूब हुआ था। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने जो है की थी बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने कहा 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष, ये क्वेश्चन अगर इसको सही करें करेक्ट, तो जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में पहला सम्मेलन हुआ था बम्बई में, जिसमें 72 लोग शामिल हुए थे। भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक, जो कि 1916 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक और जो एनी बेसेंट हैं, इन दोनों लोग मिलकर के की थी। लेकिन पहले किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना पहले की थी बाल गंगाधर तिलक ने, जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे का नारा दिया था। और स्वराज की सबसे पहले मांग की गई थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी 1923, इसमें 3 लोग शामिल थे। किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन नाम से जानते हैं। 1927 में इसका गठन हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसके विरोध में जो है लाला लाजपत राय आ गए थे, भगत सिंह, राजगुरु, ये सारे लोग आ गए थे, जिसमें लाला लाजपत राय को सर पे चोट लग गई थी और 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके विरोध में 1929 उसके बाद जो है सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण से 1-2 लोगों को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद भगत सिंह जो केंद्रीय कह लें पार्लियामेंट एक तरीके से, उसमें जाकर के बम फेंक दिए थे, जिसके कारण उनको बाद में फांसी दे दी गई थी, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को। मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था? तो 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946। गांधी जी ने किस प्रस्ताव को आगे की तिथि का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव कहा था। तो ये है भारतीय इतिहास के कुछ गोल्डन पॉइंट्स। तो इसमें इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।